हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी को नवरात्रि के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के जीवन में खुशियां लाएं, आप सभी की हर मनोकामना को पूर्ण करें। इसी के साथ माता रानी का नाम लेते हुए हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक? आपको पता है कि हमारी जो चर्चा चल रही है वो चल रही है टेक्सटाइल पर। टेक्सटाइल के कुछ बिंदु जैसे कि हमारे टाँके रह गए थे, हमने टाँकों के बारे में चर्चा किया, हमने फैशन के बारे में चर्चा किया, फैशन थ्योरी को देखा हमने, वो भी क्वेश्चन के माध्यम से। इसी के साथ-साथ आपने स्लीव्स के बारे में देखा, आपने कॉलर के बारे में समझा, आपने इसी के साथ-साथ कॉलर तो देख लिया, आपने स्लीव्स भी देख लिए। इसी के साथ-साथ जो आपने टाके वगैरह थे उसको भी देख लिए, पॉकेट भी देख लिए, आपने कई बिंदुओं को देख लिया। आज की जो क्लास है आपकी रेशों के परीक्षण से है। यानी कि हमें देखना है रेशों का परीक्षण करके कि कौन-सा रेशा कौन-सा है। आपको पता ही है कि जो हमारे ये वस्त्र निर्माण की कला है, ये इतनी ज़्यादा विकसित हो गई है कि इसमें क्या रेशम, क्या आपका कॉटन, क्या लीलन, कुछ पता ही नहीं चलता है। मतलब इसमें इतनी आपको समानता देखने को मिलेगी कि हम आम लोग पहचान ही नहीं सकते हैं कि सूती कपड़ा कौन-सा है, लिनन का कपड़ा कौन-सा है, कौन-सा आपका रेशम का कपड़ा है। कभी-कभी जो हमारे सूती वस्त्र होते हैं, सूती वस्त्रों से बनाए गए जो हमारे कपड़े होते हैं, हम उनको रेशम भी समझ लेते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो कृत्रिम रेशे हैं या जो मानवकृत रेशे हैं, इनका तो कोई तोड़ ही नहीं है। मतलब हम इन्हें अपनी इच्छा अनुसार जैसा चाहें वैसा बना लेते हैं। और अगर आप मार्केट में जाते हैं, इतने सारे कपड़े देखते हैं, अगर आप कपड़ों को देखकर परेशान हो जाते हैं कि हम कौन-सा कपड़ा लें, इसमें कौन-सा लिनन का है, कौन-सा रेशम का है, कौन-सा आपका कॉटन का है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बिल्कुल आम-सा हो गया है। तो आज वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में इतनी उन्नत हुई है कि किसी भी रेशे की नकल करके आप वस्त्र को बना सकते हैं। कभी रेशम वस्त्र को सूती, तो कभी सूती वस्त्र को रेशम की तरह दिखा सकते हैं। और लॉन आपका है, ऊन की समान दिखा सकते हैं। इतना ही नहीं, आप इनके गुणों में भी विभिन्न प्रकार की परिसज्जाएँ करके परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब आप इनके गुणों तक को चेंज कर सकते हैं, सोचिए। तो कृत्रिम जो रेशे हैं हमारे, कृत्रिम रेशे से किसी भी वस्त्र का अनुकरण आप तैयार कर सकते हैं। यानी कि जब आप वस्त्र खरीदते हैं, तो उस समय पर आपको कठिनाई होती है। क्या आप सभी जो वस्त्र छूते हैं या जो आपकी अलमारी में कपड़े रखे गए हैं, आप जाकर देखेंगे तो हर कपड़ा आपको अलग-अलग दिखेगा। मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने कॉटन लिया है या आपने लिनन लिया है या आपने रेशम के वस्त्र लिए हैं। मतलब इतनी आपको समानता देखने को मिलती है। जब हम आम लोग दुकान पर जाते हैं या बाज़ार में जाते हैं, वस्त्र खरीदते हैं, तो उस हमारे सामने कई प्रकार की परेशानियाँ आती हैं, जैसे कि विभिन्न आकार प्रकार आते हैं, रूप रंग आते हैं, नमूने आते हैं, शैलियाँ आती हैं। ये जो इनकी अलौकिक सुंदरता है, ये सारी पूरे वस्त्र में आपको देखने को मिलती हैं। और ऐसी स्थिति में हमारी जो आँखें हैं, वो चौंधिया जाती हैं। हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, हम अचंभित हो जाते हैं, अरे भगवान! इतना कपड़ा कैसे? तो ऐसे में हम असली कपड़े की पहचान कैसे कर पाएँगे? जैसे होता है ना कि ये जो आपके सोना-चांदी होता है, कभी-कभी हम असली सोने और चांदी में पहचान नहीं कर पाते हैं और कई बार नकली सोने को असली सोने का दाम देकर ले आते हैं। तो सेम वही चीज़ कपड़ों में भी होता है। अब कपड़ों में ये तो आपने देखा कि किस तरह से आप कपड़ों में विभिन्नता लाकर यानी कि विभिन्न प्रकार की परिसज्जाएँ करके आप एक कपड़े को दूसरा रूप दे सकते हैं। जैसे कि लिनन, कॉटन, ये आपका रेशम, ऊनी, इन सारे वस्त्रों में आप पहचान नहीं कर पाएँगे। तो इसके लिए कुछ परीक्षण किए जाते हैं। जैसे
जो आधुनिक युग है, यानी कि जो वर्तमान युग है, आधुनिक युग में इतने प्रकार के रेशों और वस्त्रों के बनाने के उपाय निकले हैं कि उन्हें उनके वास्तविक और असली रूप को पहचानने में हमें काफ़ी कठिनाई होती है। हम पहचान नहीं सकते हैं, या मैं तो खुद नहीं पहचान पाती हूँ। मेरे पास जो कपड़े हैं, मैं ये नहीं कह सकती हूँ नहीं ये पेवर कॉटन के कपड़े हैं या कॉटन है, क्या मिक्स है, क्या नहीं मिक्स है, इतना हम लोग नहीं जान पाते हैं। बस कुछ ही कपड़ों की पहचान कर सकते हैं, लेकिन आप अगर दुकान में चले जाइए, तो आप देखेंगे हर कपड़े आपको अलग-अलग देखने को मिलेंगे। मतलब इतने प्रकार के कपड़े देखने को मिल जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है, हमें क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, कौन-सा कपड़ा लें, कौन-सा नहीं। तो इतना ही नहीं, रेशों के नित्य नए प्रकार निकल रहे हैं। क्या पहले इतने प्रकार के कपड़े हुआ करते थे? नहीं होते थे। तो रचना की विधियाँ भी इतनी हैं कि नित्य अनेक प्रकार के वस्त्र बनकर बाज़ार में आ जाते हैं। तमाम प्रकार के परिसज्जाएँ उन पर हो जाती हैं, मिलावटी वस्त्र भी बन रहे हैं। तो ये तमाम प्रकार के रेशे ऐसे होते हैं जो कि मार्केट में लाकर उतारे जाते हैं। इन विधियों से कितनी भी वस्त्र का स्वरूप परिवर्तन उसे क्या से क्या बना दिया जाता है। मतलब ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, इसमें वस्त्रों को कॉटन से लिनन, लिनन से कॉटन, सिल्क, सिल्क से कॉटन, कॉटन से सिल्क, मतलब आप समझ नहीं पाएँगे कि ये कौन-सा कपड़ा कौन-सा है, ठीक? परिष्कृत और परिसज्जा की या विधियों से भी वस्त्र तो ऐसे भिन्नता और विविधता उत्पन्न की जाती है कि उसके वास्तविक रूप को हम पहचान ही नहीं पाते हैं। ठीक? लेकिन अब क्या यही शब्द बोल देना ही काफ़ी होगा? हमें तो पहचान करनी होगी। तो नए नए रेशे, नई विधियाँ या नई जो परिष्कृतियाँ हैं, वस्त्रों के बाह्य रूप में अपना कितना भी चमत्कार दिखाएँ, कितना भी परिवर्तन कर पाएँ, लेकिन ये बात सर्वमान्य है कि प्रत्येक रेशे के अपने कुछ जन्मजात गुण होते हैं, जिन्हें आप किसी भी परिसज्जा से, मतलब किसी भी तरीके से आप उनमें परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, जिनको आपके लिए बदलना कठिन होता है। नकल द्वारा वस्त्र का रूप किसी भी परिवर्तित कर दिया जाए, आप कितना भी वस्त्र के रूप में परिवर्तन कर दें, लेकिन रेशे के जन्मजात गुण अपरिवर्तनीय होते हैं। तो हम इन्हीं जो ये हमारे आज ये जन्मजात जो गुण हैं, जो कि अपरिवर्तनीय हैं, इन्हीं से हम पता लगाएँगे कि कौन-सा रेशा कौन-सा है। तो रेशे के इन गुणों और विशेषताओं का अगर आपको पूरी तरह से ज्ञान है, तो आप बता सकते हैं कि कौन-सा असली है और कौन-सा नकली है। यानी कि अगर आपको रेशों के गुण के बारे में पता है, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं उनके बारे में पता है, तो आप बता सकते हैं कि कौन-सा रेशा आपका नकली है और कौन-सा रेशा आपका असली है। घर के लिए वस्त्रों का चयन और उनकी खरीदारी अक्सर गृहिणी को ही करनी होती है। पति के लिए, बच्चों के लिए, जो घर के परिवार के और भी सदस्य हैं, या घर में जो उपयोग किए जाने वाले वस्त्र हैं, जैसे कि आपका मेज़पोश हो गया, चद्दर हो गया, तकिए का गिलाफ हो गया, झाड़न हो गया, तमाम प्रकार के कपड़ों की आवश्यकता होती है घर में भी ना। अब ज़रूरी थोड़ी ना है कि सिर्फ़ पहनने वाले ही कपड़े की बात की जा रही है। नहीं, आप देखेंगे तो हमारे घर में उठने, बैठने, नहाने, धोने, हर काम के लिए कपड़ों का उपयोग किया जाता है, और ये सामान्य तौर पर हर घर की गृहिणी ही इसे खरीदने का कार्य करती है। या इसके चुनाव का जो कह सकते हैं दायित्व होता है, वो गृहिणी पर ही होता है। तो अलग-अलग प्रयोजन में प्रयोग होने वाले वस्त्रों के अनुरूप ही उनकी खूबियों को देखना पड़ता है। जैसे हमें पर्दे किस प्रकार के लेने हैं, खिड़की के लिए पर्दे कैसे लेने हैं, जो आप टॉवल यूज़ करते हैं वो कैसे लेने हैं, जो आप चद्दर बिछाते हैं वो कैसे होने चाहिए, ठंडी के लिए कौन-सा चादर लेना है, गर्मी के लिए कौन-सा चादर लेना है, बच्चों के लिए कौन से कपड़े उपयुक्त हैं, वृद्धों के लिए कौन से कपड़े उपयुक्त हैं। तो इन सारी चीज़ों का जो दायित्व होता है वो एक गृहिणी पर होता है।
तो जब ये एक गृहिणी का दायित्व है तो उसको ये तो पता होना चाहिए ना कि ये कौन-सा कपड़ा हम ले रहे हैं, किसके लिए ज़रूरी है, किसके लिए उपयुक्त है। तो वस्त्रों के गुण और दोष पहचानना उतना उसके लिए थोड़ा बहुत संभव हो सकता है अगर उसे रेशों के गुण और विशेषताओं के बारे में पता होगा। अब ये जो विशेषताएँ होती हैं या हम कह दें ये जो परीक्षण होते हैं, रेशों के परीक्षण किए जाते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहले एक होते हैं भौतिक परीक्षण और एक होता है आपका रासायनिक परीक्षण। अब ये जो आपका भौतिक परीक्षण है, भौतिक परीक्षण में आपका जैसे आ सकता है कि लंबाई आप देख के बताएँ, वस्त्रों को आप टच करके बताएँ, वस्त्रों की जो बाह्य आकृति है वो कैसी दिख रही है, आप इसको देखकर बताएँ। रेशे को तोड़कर हमें पहचानना होता है। रेशे को आप इंक द्वारा आप परीक्षण कर सकते हैं। ये आपका बर्निंग टेस्ट होता है यानी कि वस्त्रों को या रेशों को जलाकर आप देखेंगे कि कौन-सी लौ है, कैसी है। तो ये सारे आपके परीक्षण होते हैं। तो जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, वो करेंगे आपके भौतिक परीक्षण के बारे में। देखिए, अब करने को हम 2 तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम ऐसे कॉलम बनाएँ, ठीक? यहाँ पर कॉलम बनाएँ और यहाँ पर हम जो परीक्षण है उस परीक्षण का नाम लिखें और यहाँ पर आपको रेशों का नाम लिख दें। जैसे जैसे मान लेते हैं हम ये है आपकी कॉलम बना सकते हैं हम, बिल्कुल छोटा-छोटा बनाना पड़ेगा और यहाँ पर हम परीक्षण का नाम लिख देंगे और यहाँ पर आपके रेशों का नाम हो जाएगा जैसे कॉटन हो गया, लिनन हो गया, जूट हो गया। हालाँकि हम जो हमारे मुख्य रेशे हैं जैसे कि आपके कपास हो गए, लिनन हो गए, ऊन हो गए, रेशम हो गए, रेयॉन हो गए और साथ ही साथ नायलॉन। इन्हीं 5-6 प्रमुख जो हमारे रेशे हैं, इन्हीं पर हम परीक्षण का ज्ञान करेंगे। बाकी जूट वगैरह के कपड़े तो बनते ही नहीं हैं, तो जूट से हमें लेना-देना है नहीं। जूट आप सभी जानते हैं कि जैसे खिलौने वगैरह बनाने के काम में आते हैं, मैट वगैरह बनाने के काम में आते हैं, लेकिन ये हम इनसे कपड़े नहीं बनाते हैं। तो आप एक ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम जो ये पढ़ेंगे, वो ऐसे पढ़ेंगे कि सबसे पहले एक परीक्षण को उठाएँगे, उसके बाद देखेंगे कपास में क्या होता है, लिनन में क्या होता है, वूल में क्या होता है। नहीं तो अगर हम ऐसे कॉलम बना के पढ़ेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक? तो हम इसको एक-एक करके पढ़ेंगे और ऐसे एक-एक करके पढ़ने का एक फ़ायदा ये भी होगा कि आप जब ये हमारा रेशा परीक्षण हम इसे 2 दिन तो लगेंगे ही, 2 दिन या 3 दिन में हम इसको कंप्लीट करेंगे। हम यहाँ पर जो आपके कपास हो गए, जो आपके कपास हैं, लिनन है, ऊन है, रेशम है, रेयॉन है और नायलॉन, इनकी सारी विशेषताओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो कहने का मतलब एक बार आप सब सारे रेशों की विशेषताओं को समझ सकेंगे, एक बार में ही सारे विशेषताओं को पढ़ सकेंगे। तो अगर आपने अगर पहले विशेषताएँ नहीं पढ़ी हैं, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो एक बार हम फिर से अपने सारे जो हमारे रेशे हैं, उनकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपसे बार-बार पूछे गए हैं, ठीक? चलिए बढ़ते हैं, हम देखते हैं अपने सबसे पहले परीक्षण जो कि है हमारा भौतिक परीक्षण। भौतिक परीक्षण में चर्चा करेंगे। भौतिक परीक्षण में सबसे पहले हम बाह्याकृत के बारे में चर्चा करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा रेशा है, वो बाह्याकृत में कैसे दिखाई देता है। यानी कि उसकी अगर आप बिना उसकी जो बाह्य आकृति है, बिना आप उसको जलाए, बिना आप उसको तोड़े या फिर जो उसकी और भी परीक्षण हैं, वो बिना किए, ना दहन करेंगे, ना आप इंक परीक्षण करेंगे, ना ही ऑयल टेस्ट करेंगे, ना ही आप उसमें नमी का परीक्षण करेंगे, बस आप उसके बाह्य जो आकृति हैं, यानी कि जो उसके विजुअल इंस्पेक्शन है, उनको देखकर आप बता सकते हैं कि ये कौन-सा रेशा है। तो बाह्य के जो वस्त्र के बाह्य रूप हैं उनको देखकर रेशे के बारे में कुछ अनुमान आप लगा सकते हैं।
बाय रूट के अंतर्गत रेशे की जो लंबाई होती है, जो उनका चमक होता है या जो उनकी चमकहीनता है या चिकनाहट है या खुरदुरापन कह सकते हैं, कड़कपन जो है या मुलायमपन, लचीलापन उनकी जो कह सकते हैं अगर उनमें लचक नहीं है या जो उनकी गर्माहट है, जो उनकी ठंडकपन है, इन सारी चीज़ों को आप उसमें देख सकते हैं। आकृति और बुनाई को भी आप देख सकते हैं कि इनकी आकृति कैसी है, इनकी बुनाई किस प्रकार की है। तो बाह्य आकृति की जाँच करने के लिए वस्त्र के एक धागे को निकाल कर और उनके ऐंठन को खोलकर आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरह से ये आपका कौन-सा रेशा है। अब जब आपको कोई और परीक्षण नहीं करना है, तो आप सिर्फ़ जब बाह्य आकृति को देख कर कर रहे हैं, तो आप एक धागे को निकाल लीजिए। उसमें जो ऐंठन दिया गया है, ट्विस्टिंग दी गई है, आप उसको भी खोल लीजिए। फिर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कौन-सा रेशा है। तो इस परीक्षण के द्वारा आप विभिन्न प्रकार के रेशों के बाह्य जो रूप हैं, उसको आप देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कपास के बारे में। कपास के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे कि कपास के बाह्य आकृति को आप देखकर कैसे समझ सकते हैं कि ये कपास है। तो जो कपास होता है, अच्छा अभी आपने ऐंठन का नाम सुना ना? ये जो ऐंठन है आपका, ये कितने प्रकार की जाती है, जो ट्विस्टिंग की जाती है, कितने प्रकार की होती है? चलिए हम आपको ये बता देते हैं कि ये 3 प्रकार की होती है। एक आपकी निम्न ऐंठन होता है, एक आपका औसत ऐंठन होता है और एक आपका होता है उच्च ऐंठन। अब आपको बताना है कि ये कितना-कितना प्रतिशत होता है। जैसे कौन-सा आपका 7 से 12 है, कौन से 0 से 3 है, कौन से 3 से 7 है। आप एक बार कमेंट करके मुझे बताएँगे कि ये ऐंठन आपके कितने प्रकार के हैं, कौन-कौन से, ठीक? अब हम यहाँ बात कर लेते हैं कपास। तो जब आप कपास पढ़ रहे हैं, तो ये कपास की विशेषताएँ हैं। अच्छा आपने कपास में क्या पढ़ा रहा था? कपास जब आपने चैप्टर को पढ़ा था, तो सबसे पहले आपने इसके इतिहास को थोड़ा-सा समझा था कि किस शताब्दी में इसका जन्म हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर आपने देखा था कि इसके मिट्टी के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है। इसी में आपने देखा था कि हमें इसमें पानी की आवश्यकता कितनी होती है, जो हमारे कपास के वृक्ष हैं वो कितने लंबे होते हैं, पौधे कितने लंबे होते हैं। इसी के साथ-साथ आपने मैन्युफैक्चरिंग भी देखी थी। फिर आपने विशेषताओं की बात की थी ना, कुछ भौतिक विशेषताएँ, कुछ रासायनिक विशेषताएँ। तो जो भी जैसे आपने कपास का देखा था, वैसे ही आपने लिनन का देखा था, वैसे ही आपने ऊन का देखा था, वैसे ही आपने रेशम का देखा था, वैसे ही आपने रेयॉन का देखा था और वैसे ही आपने नायलॉन के रेशों के विशेषताओं को देखा था। तो हम उन्हीं विशेषताओं को एक बार फिर से दोहराने चल रहे हैं। तो थोड़ा-सा ध्यान से और पेशेंस के साथ पढ़िएगा। जैसा कि कल मैं आपको बताना भूल गई, वैसे तो आप सभी को पता ही होगा कि जो आपके एग्ज़ाम होने की बात कही गई है, वो जनवरी में। यानी कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे? जनवरी में कहा गया है। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या ना आई, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जनवरी में हमारे एग्ज़ाम होंगे। अभी भी आपके पास आज डेट है कितना? 7 है। तो आज है आपका 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर से हम मान लेते हैं कि आपके पास 2-4 दिन इधर-उधर आप छोड़ देंगे, तो भी आप मानते हैं आपके पास 20 दिन इसमें बचे हैं और 30-30 60 दिन आपके बचते हैं, पूरे के पूरे नवंबर-दिसंबर में बच रहे हैं। तो कुल मिलाकर 60, 70, 80 हम 80 दिन पकड़ कर चल रहे हैं। इस 80 दिन में आपको क्या करना है? आपको अपने पाँचों ब्रांच क्या जितना भी आपने पढ़ा है, टोटल हमने 7 आपकी प्लेलिस्ट बनी है और सातों को आपको पढ़ जाना है। उनको अगर जो-जो आपको महत्वपूर्ण बिंदु लगते हैं, वैसे तो मैंने सिर्फ़ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ही आपको नोट डाउन करवाया है। तो आप उन्हें अगर हो सके तो नोट डाउन भी करिएगा, क्लास को बार-बार रिवाइज़ करिए। आपने वो दहामा का जो प्रतिधारण क्षमता उन्होंने बताया था, वो तो पढ़ा ही होगा कि जब आप किसी चीज़ को सुनते हैं, तो आप ज़्यादा याद कर पाते हैं, इसके मुकाबले कि जब आप उसे खुद पढ़ते हैं। तो जब आप इसे बार-बार सुनेंगे, देखेंगे तो आप ज़्यादा गेन कर पाएँगे।
इसी के साथ-साथ आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, तो आप मार्केट से जो भी प्रैक्टिस सेट हो सके उसे ले लीजिए और प्रतिदिन, अब ज़रूरी नहीं है कि एक प्रैक्टिस सेट आप एक ही बार लगाएँ। एक बार आप किसी भी कोई भी प्रैक्टिस सेट लेंगे तो मिनिमम 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिल ही जाएँगे। तो 1 या 2 ले लीजिए, उसके बाद आप एक पहले प्रैक्टिस सेट से लगाइए 10 तक लगाइए, दूसरा लगाइए, आपने उसे भी 10 लगा लिया। अब आप वापस पहले प्रैक्टिस सेट पर चले जाइए। तो इस तरह से जब आप बार-बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी तैयारी और भी मजबूत होगी। आप देखेंगे कि जो आपने पहला प्रैक्टिस सेट लगाया था, जब आपने दोबारा 20 दिन बाद या जो भी है 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, मैं ये कह तो रही हूँ आपको कि हर दिन लगाना है, लेकिन मैं ये बहुत अच्छे से जानती हूँ कि हर किसी के पास उतना समय नहीं होगा कि हर कोई हर दिन रिवीजन भी कर पाए और प्रैक्टिस भी लगा पाए। लेकिन फिर भी आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो थोड़ी तैयारी तो करनी ही करनी है। इसी के साथ-साथ आपके एलटी के भी विज्ञापन जारी होने वाले हैं। हालाँकि जारी होने वाले हैं, अभी हुए नहीं हैं, लेकिन हमें उसके लिए भी तो तैयार रहना है। तो हमें तैयारी को अपने करते रहना है, पढ़ाई को अपने कंटिन्यू रखना है, ठीक? चलिए हम बात कर रहे थे परीक्षण की, तो पहला जो परीक्षण है हमारा कपास पर होगा उसकी बाह्य आकृति को देखकर। तो जो है आपका साधारण सूत है, साधारण सूती वस्त्र यानी कि जो वही कॉटन के कपड़े हैं, कॉटन के वस्त्र भद्दा, खुरदुरा, फुज्जीदार तथा आकर्षकहीन दिखाई देता है। आपसे पूछा गया है कि कपास के रेशे होते हैं कैसे? फुज्जीदार भी ऑप्शन में था, तो ध्यान रखिएगा कैसा होता है? फुज्जीदार होता है, खुरदुरा होता है, भद्दा दिखता है, ठीक? वस्त्र वजन में भारी होता है। इनकी बुनाई या इनकी जो इन वस्त्रों की जो बुनाई की जाती है, ये प्रायः एक समान ही आती है। पैटर्न खोलकर देखने से रेशे कम लंबाई के दिखाई देते हैं। आपको पता है ना कि हम ऐंठन दे-दे कर रेशों को बड़ा करते हैं। अरे! वैसे ही कैसे जैसे आपको अगर दिया जलाने के लिए बाती की आवश्यकता होती है, तो आप लंबी वाली बाती कैसे बनाते हैं? जो छोटे-छोटे कॉटन होते हैं आप उन्हीं को इकट्ठा करके ऐंठन देके तभी तो बनाते हैं, तो एक बड़ी-सी बाती बना पाते हैं। तो बस वैसे ही होता है, हमें जो कॉटन के कपड़े बनाने होते हैं वो बहुत छोटे-छोटे रेशे होते हैं। तो हम रेशों को ऐंठन दे देकर अपने वस्त्रों को यानी कि रेशों को लंबा बनाते हैं। तो जब आप इन ऐंठन को खोल कर देखेंगे तो आपको इसमें लंबाई कम मिलेगी। अब अगर इसी में हम लीलन की बात करें, ये आपने जो कपास है हमारा उसकी बाह्य आकृति को देखा, आपने बताया कैसे होता है। लीलन, लीलन कैसे होता है? ध्यान रखिएगा ये बाह्य आकृति से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो लीनन है आपका, लीनन वस्त्र की सतह चिकनी होती है। वह स्पर्श में सुखद प्रतीत होती है। परंतु साथ ही उसमें कुछ कड़कीलेपन का भी आभास होता है यानी कि उसमें कड़कीलापन आपको देखने को मिलता है। उसकी सतह पर रोएँ और छोर नहीं होते हैं। जो आपके लिनन के वस्त्र हैं, उसकी सतह पर आपको ना तो रोएँ देखने को मिलेंगे और ना ही आपको कोई छोर देखने को मिलेगा यानी कि ये जो वस्त्र होते हैं, इनमें आपको फुज्जीदार सतह देखने को नहीं मिलती है। रेशे अत्यधिक लंबे होते हैं, अतः लिनन वस्त्र जल्दी गंदे नहीं होते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्राकृतिक जगत में वानस्पतिक जगत का सबसे लंबा रेशा कौन-सा है? तो वो बताएँगे आप लिनन है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि प्राकृतिक जगत का सबसे लंबा रेशा, तो वो है आपका रेशम होता है। लेकिन अगर प्राकृतिक जगत में आपसे स्पेशली जो आपके वानस्पतिक जगत के रेशे हैं, अगर उसमें पूछा जाए, तो ये आपका लिनन सबसे लंबा रेशा होता है, ठीक? और अभी आप लंबाई में भी इस चीज़ को देखेंगे। ये आपने लिनन और कपास की बात कर ली। अब ज़रा हम चलते हैं और देखते हैं ऊन, कि जो अगर ऊन की बाह्य आकृति को हम देखें, तो कैसे पहचान पाएँगे या कैसे समझ पाएँगे कि ये ऊनी वस्त्र है? तो ऊनी वस्त्र छूने में नरम, उँगलियों को स्पर्श करने पर कुछ गर्माहट का अनुभव होता है। अब वैसे आप सोच रहे होंगे कि अरे! ऊनी वस्त्र तो हम पहचान ही लेते हैं ये स्वेटर वगैरह में मिलते हैं,
ये तो ऊनी होते हैं, कैसे कह रही नहीं पहचान पाते हैं? नहीं, ये जो आप ऊनी देखते हैं, यही सिर्फ़ एक ऊनी नहीं है। ऊनी वस्त्र भी ऐसे बनाए जाते हैं जो कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये रेशम के हैं या ऊनी वस्त्र हैं। तो ये बहुत इनमें बारीकी से अगर आपको इनकी विशेषताएँ पता हैं, तभी आप समझ पाएँगे कि ये ऊनी है, ये नहीं है। ठीक? तो जो ये ऊनी वस्त्र है, एक तो ये छूने पर आपको नरम लगता है, दूसरे उँगलियों से स्पर्श करने पर इसमें कुछ आप गर्माहट का भी अनुभव करते हैं। सतह पर रोएँ होते हैं और अतः इन्हें छूने से यह फुज्जीदार मालूम होते हैं। एक तो आपने देखा कपास में और एक इसमें भी देखा फुज्जीदार होते हैं। अब बताइए अगर आप कह रहे हैं कि हमें जो है पता है कि ऊनी और कॉटन में फ़र्क पता है, तो जब दोनों ही फुज्जीदार आपको दिखेंगे, जब आप रेशों का परीक्षण करेंगे तो नहीं समझ पाएँगे। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो हमारे ऊनी वस्त्र हैं, ये आपके फुज्जीदार मालूम होते हैं। अच्छा आपने व्रस्टेड वस्त्र के बारे में सुना था ना? व्रस्टेड ऊनी वस्त्र यानी कि जिनका निर्माण आप लंबे रेशों से करते हैं। जब आप जानवरों के शरीर से बाल उतारते हैं, तो वो बाल भी कई क्वालिटी के होते हैं ना, जैसे गर्दन के बाल अलग होते हैं, पैर के बाल अलग होते हैं, पेट के बाल अलग होते हैं, कंधे के बाल अलग होते हैं। तो हम ब्रशेड ऊनी वस्त्र उनको कहते हैं जो लंबे रेशे से बनाए जाते हैं, जिनकी सतह भी चिकनी होती है और ऊन के रेशे को अलग करके देखें तो ये हमें पता चलता है कि रेशे बहुत ही छोटे, लहरदार, लचीले और प्रत्यास्थतापूर्ण होते हैं, यानी कि इसमें प्रत्यास्थता का गुण भी आपको देखने को मिलता है। तो ये आपने समझा जो ऊनी वस्त्र की विशेषता है, अभी हम सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी बाह्य आकृति पर ही बात कर रहे हैं। अगला जो परीक्षण करेंगे वो है हमारा रेशम का। यानी कि अब हम देखेंगे कि रेशम के अगर वस्त्र की बाह्य आकृति को देख रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वस्त्र हमारा रेशम का है। अब रेशे जो रेशम का रेशा है इसकी जो अनोखी चमक, आश्चर्यजनक हल्केपन से ही इसे सहज आप पहचान सकते हैं। और स्पर्श करने में ये अत्यंत ही कोमल, चिकना आपको सुखद प्रतीत होगा। शुद्ध रेशमी वस्त्र को धात्विक विधि से भारी किए हुए वस्त्र और नकली वस्त्र से अलग आसानी से आप पहचान सकते हैं, क्योंकि उनमें भारीपन होता है और उनकी चमक जो होती है वो बड़ी तीखी होती है। तीखी का मतलब कि वो हमारे आँखों पर चुभती है, हमें सुखद नहीं प्रतीत होती है। यानी कि जो आपके शुद्ध रेशमी वस्त्र होते हैं, उसका जो चमकीलापन होता है, वो आपकी आँखों को चुभता नहीं है, आपकी आँखों को आराम देता है, अच्छा लगता है। कैसे होता है जैसे कभी-कभी जब हमारे कमरे में लाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हमारी आँखें क्या होती हैं, वो चमकती हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है, हम लाइट को बंद करते हैं। तो बस उसी तरह से जो हमारे रेशमी वस्त्र हैं, जो आपके नकली वस्त्र हैं, उनमें एक तो आपको भारीपन बहुत ज़्यादा लगेगा, दूसरा ये आपको इसमें तीखापन दिखता है, इसके जो कह सकते हैं प्रकाश है, जो इसकी चमक है, उसमें आपको तीखापन दिखेगा, बहुत ज़्यादा चमक होगी। अच्छा ये बताइए जैसे ये चमक तो कम है, आपने देखा था कि जो आपका रेयॉन है, रेयॉन को रेशम की नकल करके बनाया गया था, यानी कि रेशम इतना महँगा था कि हर कोई व्यक्ति इसे पहन नहीं सकता था, इसकी पहुँच सिर्फ़ राजाओं-महाराजाओं तक थी। तब इसीलिए रेशम के समान ही रेयॉन को बनाया गया, लेकिन इसमें चमक बहुत ज़्यादा थी। तो एक तो चमक को कम करने के लिए हमने कौन-सा प्रोसेस किया था, वो बताइएगा। दूसरा, इस चमक को कम करने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं हम, ज़रा उसका नाम बताइएगा, ठीक? अब शुद्ध रेशमी वस्त्र यदि एक बार एक तह पर खोल दिए जाएँ तो ये हवा में लहराते रहते हैं। मतलब इतने हल्के होते हैं कि अगर आप इन्हें एक तह पर खोल दें तो ये लहराते रहेंगे। लेकिन जो आपके नकली वस्त्र हैं, ये वस्त्र भारी होते हैं। तो इनके जो आपको असली रेशम और नकली रेशम है, इनकी पहचान आप आसानी से कर पाते हैं। ठीक? अगला जो रेशा है वो है आपका रेयॉन।
अब रेयॉन जो है, रेयॉन के वस्त्र रेशमी वस्त्र के समान होते हैं। भाई बनाया ही इसीलिए गया था ताकि जो रेयॉन का वस्त्र है वो रेशम के समान दिख सके। कोई बातों में रेशम से अलग होते हैं, यानी कि कई बातों में ये रेशम से अलग होते हैं, अतः इन्हें आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो रेयॉन के वस्त्र भारी होते हैं, इनकी चमक तीखी होती है। रेयॉन के रेशों की लंबाई और आकृति वस्त्र की रचना दोनों ही वस्त्रकारों की इच्छाधीन होती है, क्योंकि इनका निर्माण कृत्रिम विधि से होता है। जैसे आपने अभी देखा था ना कि जो रेशम है, रेशम प्राकृतिक जगत का सबसे लंबा रेशा है। लेकिन क्या ये कृत्रिम जगत के रेशे के मुकाबले बड़ा हो सकता है? कहेंगे नहीं। ये जो आपकी कृत्रिम, ये आपका रेयॉन कैसा है? ये कृत्रिम रेशे के ही अंतर्गत तो आता है। मानव निर्मित रेशम है, कृत्रिम रेशम है। तो मानव ने जो बनाया था, मानव निर्मित सेलुलोजिक रेशा है, क्योंकि इसमें आपका 50% सेलुलोज था और 50% इसमें हमने केमिकल मिलाया था। तो ये जो आपका रेयॉन है, ये आपके इसकी लंबाई, इसकी जो आकार है, इसकी जो आकृति है, ये जो हमारा बनाने वाला है यानी कि जो वस्त्रकार है उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है। वो जितनी लंबाई चाहे उतना कर सकता है। ठीक? अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा कृत्रिम जगत का रेशा नायलॉन है, इसकी क्या विशेषता है? नायलॉन के बारे में अगर हम बात करें तो वस्त्र तथा अन्य सभी प्रकार के रासायनिक एवं जो ताप सुनम्य रेशों हैं, ताप सुनम्य रेशों से भी वस्त्र को इच्छानुसार आप बना सकते हैं। अरे! जो हमारे कृत्रिम रेशे हैं, आपने पढ़ा था ना? जो आपने कृत्रिम रेशे पढ़ा था तो हमने देखा था कि जितने भी कृत्रिम रेशे होते हैं उनको स्पिनरेट से हम बनाते हैं, जितना लंबा, जितना मोटा चाहें। मतलब जो वस्त्र की यानी कि जो रेशों की मोटाई होती है, उसका व्यास होता है, वो किस पर निर्भर करता है? तो जो हमारे स्पिनरेट का छिद्र होता है, उस पर निर्भर करता है। और हमने आपको ये भी बताया है कि जो स्पिनरेट है, ये जैसे अभी-अभी वो बड़ा वाला एतवार जिसको बोलते हैं, सेवई जिसमें बनती है, उस संडे को जिसमें सेवई बनती है, पहले आपने देखा होगा शायद ही, तो पहले हाथ से सेवई बनाई जाती थी, मतलब एक मशीन हुआ करता था, उसमें आटे का जो डो होता था उसको रख देते थे, उसके बाद उसको घुमाते थे तो लंबी-लंबी सेवइयाँ गिरती थी। तो वैसे ही आपका ये नायलॉन का भी होता है, यानी कि जो कृत्रिम रेशे बनाए जाते हैं, इसके लिए भी एक जिसमें ये घोल डाला जाता है और रेशों को तैयार किया जाता है, उसे हम स्पिनरेट बोलते हैं, ठीक? तो ये जो वस्त्रकार है, ये वो अपनी इच्छा अनुसार बनाता है और यही कारण है कि उनकी बाह्य आकृति जो है वो अनिश्चित होती है, निश्चित नहीं होती है। कोई-कोई वस्त्र छूने में ऊन के समान लगते हैं, कोई रेशम के जैसे लगते हैं। इनको प्रयोजन के अनुसार बनाया जाता है। इसमें रेशों की लंबाई, आकृति या फिर जो जो भी है इनकी आकृति, ये सारी बनाने वाले के इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे किस चीज़ के लिए उपयोग में लाना है, उसी हिसाब से वो वस्त्रों को बनाता है। तो ये आपने देखे जो आपके प्रमुख रेशे हैं, उनमें जब आप उनकी जो बाह्य आकृति है, उसका आप परीक्षण करके देख सकते हैं कि कौन से वस्त्र ये हैं, कौन से कपास के हैं, लिनन के हैं, ऊनी हैं, रेशमी हैं, रेयॉन है, नायलॉन है, कौन-सा है, ठीक? तो उम्मीद है कि आपने इस चीज़ को समझा होगा और यहाँ से आपके कुछ नहीं तो जो अभी तक पूछे जा चुके हैं, 3-4 क्वेश्चन इसी से पूछे जा चुके हैं। अरे! विशेषताएँ पूछी जाती है ना कि कपास देखने में कैसा होता है, लिनन देखने में कैसा होता है या फिर जो आपका ऊनी वस्त्र है, ये कैसा होता है? ब्रेस्टेड ऊन किन रेशों से बनाए जाते हैं? या फिर अभी आप देखेंगे कपास की लंबाई भी पूछी गई है, व्यास भी पूछा गया है। तो ये बड़े ही कह सकते हैं बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इन्हें अच्छे से देखते हुए, समझते हुए चलिएगा। ठीक? चलिए, अब हम चलते हैं अपने दूसरे परीक्षण पर। आपने अभी क्या देखा? अभी आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ पहला परीक्षण देखा, जो कि आपने बाह्य आकृति को देखकर परीक्षण किया, समझा कि कैसे हम समझ सकते हैं रेशे कौन से हैं।
अब अगर हम लंबाई और व्यास की बात करें, यानी कि जो इसकी लेंथ और जो डायमीटर है उसको देखकर अगर हम बात करें, तो हम ये देख पाएँगे, अगर हमें पता हो कि कपास की कितनी लंबाई होती है, कपास के रेशे का व्यास कितना होता है, तब हम बता सकेंगे कि कौन-सा रेशा है। तो लंबाई के आधार पर रेशों का परीक्षण आप कर सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है, पता है कि लंबाई कितनी होती है, व्यास कितना होता है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि ये कौन-सा रेशा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कपास की ही। ये जैसे अभी आपने देखा, ऐसे-ऐसे करके हम हर एक परीक्षण में देखेंगे। तो जो कपास का अगर जब हम परीक्षण करते हैं, उसकी लंबाई और डायमीटर चेक करते हैं, तो हमें मिलता है कि कपास के रेशे की लंबाई कम होती है। आपने पहले भी देखा ना कि कपास की अगर हम ऐठन को खोल कर देखते हैं, तो ये छोटे रेशे दिखाई देते हैं, हम इनको ऐठन दे देकर बड़ा करते हैं। तो जो कपास के रेशे की लंबाई है, वो कम होती है। सामान्यतः ये आपका आधा इंच से लेकर 2.5 इंच तक होता है, और रेशों की लंबाई कम होने के कारण इनकी जो सतह होती है वो खुरदुरी होती है। अगर हम इनके व्यास की बात करें, तो ये 10 से 20 माइक्रोन आपको देखने को मिलेगा। अगर ये आपका औसत 12 से 16 भी दिया गया है, तो भी आपको ध्यान रखना है। थोड़ा-सा इसके जो व्यास है, इसमें आपको विभिन्नता देखने को मिलती है। लेकिन हाँ, 20 से ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। कभी ये 12-20 मिलता है, तो कभी 16-20 मिलता है, कुछ इसी तरह से मिलता है। तो थोड़ा-सा आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक? कितना रखा है आपने? 10 से 20 माइक्रोन, इसे फ़िलहाल आप ध्यान रखेंगे। बाकी जब हम क्वेश्चन अगर करेंगे, तो उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चले जाएँगे, ठीक? ऐसे जैसे जिन चीज़ों में औसत दिया जाता है कि औसतन इतना हो सकता है, उसमें थोड़ा-सा हेर-फेर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक? ये आपने देखा कपास, और ये आपसे पूछा भी जा चुका है कि कपास की लंबाई कितनी होती है, तो थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम लिनन की बात कर लेते हैं। लिनन, अगर लिनन की बात किया जाए, तो लिनन के रेशे लंबे होते हैं। आपने अभी देखा था ना कि अगर हम बात करें कि जो प्राकृतिक जगत में वानस्पतिक जगत का रेशा है, उसमें सबसे लंबा रेशा कौन-सा है? वो लिनन था आपका, ठीक? लिनन क्या है? लिनन के रेशे लंबे होते हैं, उनकी लंबाई 12 से 20 इंच तक होती है। इनका व्यास जो होता है औसतन 15 से 18 माइक्रोन होता है। कितना होता है? अगर हम इसके व्यास की बात करें, तो लिनन का जो व्यास होता है वो 15 से 18 माइक्रोन औसतन होता है। रेशम को छोड़कर यह सभी प्राकृतिक वर्ग के रेशों से अधिक लंबा होता है। वही हमने बताया ना, जैसे जो आपका लिनन है, ये प्राकृतिक जगत में वानस्पतिक जगत का सबसे लंबा रेशा है। लेकिन क्वेश्चन किस तरह से आपका फ्रेम किया गया है, इस बात को भी हमें ध्यान रखना होगा। रेशम जो है आपका, ये आपका जो आपके प्राणिज जगत के रेशे हैं, प्राणिज जगत के रेशों का सबसे लंबा रेशा है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राकृतिक जगत के सबसे लंबे रेशे कौन हैं, तो वो है रेशम। अगर ये पूछा जाए कि प्राकृतिक जगत में रेशम के बाद कौन-सा लंबा रेशा है, तो लिनन है। अगर पूछा जाए कि प्राकृतिक जगत में वानस्पतिक जगत का सबसे लंबा रेशा है, तो वो लिनन है। अगर आपसे पूछा जाए कि अ, ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग कुछ इस तरह से हो कि प्राकृतिक जगत के सभी रेशे स्टेपल होते हैं छोड़कर, या इसके सिवा सभी प्राकृतिक रेशे स्टेपल होते हैं, तो वो है आपका रेशम। रेशम को छोड़कर कुल मिलाकर आपको ध्यान इतना रखना है कि रेशम आपका प्राकृतिक जगत का सबसे लंबा रेशा है। लेकिन अगर आपसे प्राकृतिक जगत में वानस्पतिक जगत की स्पेशल बात की जाए, तो वो है आपका लिनन, ठीक? अब हम बढ़ते हैं रेशम की तरफ। अभी आपने कौन-सा देखा? अभी आपने लिनन को समझा। अब हम बात करते हैं रेशम की। तो जो आपका रेशम है, रेशम के रेशे सभी प्राकृतिक वर्ग के रेशों से अधिक लंबे होते हैं। अधिक लंबे होते हैं, इनका जो मेज़रमेंट किया जाता है, वो आपका
किस मीटर में किया जाता है, बाकी जो आपके होते हैं उनका इंच में या सेंटीमीटर में किया जाता है, ठीक? इंच में करते हैं। ये जो आपके रेशम के वस्त्र हैं, ये प्राकृतिक जगत में सबसे लंबे होते हैं और इनका अगर हम लंबाई इनकी मापें तो वो आपको मीटर में देखने को मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 1200 से लेकर 4000 फीट तक इसकी लंबाई होती है। अच्छा, ये भी तो छोटे-छोटे रेशम होते हैं, जो रेशम के टुकड़े होते हैं, वो भी छोटे-छोटे होते हैं ना? छोटे-छोटे कैसे होते हैं? जैसे जब आपका ये जो कीड़ा होता है, ये अपने इसके जब ये जैसे ये कीड़ा है, जब इसके छिद्रों से वो लार निकलना शुरू हो जाता है, ये अपने मुख को हिलाता रहता है, तो जो रेशे होते हैं ऐसे, 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 ऐसे पूरा इसी में लपेट लेते हैं। तो ये कीड़ा बन जाता है और पूरी तरह से ढक जाता है, लेकिन जब ये कीड़ा आपका एक तो प्यूपा की स्थिति में इनको मार दिया जाता है ना, तो जब प्यूपा की स्थिति में मार दिया जाता है और ऐसे में जब कीड़ों को रेशम को निकाला जाता है, तो ये काफ़ी लंबे और अच्छे रेशे होते हैं। लेकिन कुछ कीड़ों को रखा जाता है ना, सारे कीड़ों को तो मारा नहीं जाता है, तो कुछ कीड़ों को रखा जाता है और जब ये कीड़े इस रेशम के रेशों से बाहर निकल जाते हैं, तो जो आपका ये रेशम होता है, ये बिल्कुल उसी में उलझ-पुलझ जाता है। तो जब ये उलझ जाएगा और खंडित हो जाएगा तो ये छोटे-छोटे रेशे हो जाते हैं, ठीक? तो इनसे भी हमें छोटे टुकड़े मिलते हैं। हमने बात की रेशम के लंबाई की, जो कि थी 1200 से लेकर 4000 फीट होती है। अगर हम इसके व्यास की बात करें, यानी कि जो हमारे रेशम का व्यास है, वो आपका 9 से 11 माइक्रोन होता है, ठीक? ये आपने समझा रेशम के बारे में। अगर यही हम ऊन, और ये ध्यान रखिएगा, ऊन की भी लंबाई आपसे पूछी जा चुकी है, ठीक? ऊन की भी लंबाई आपसे पूछी जा चुकी है कि ऊन कितना लंबा होता है या ऊन की लंबाई कितनी होती है। तो अगर हम ऊन के बारे में बात कर रहे हैं, ऊन के रेशे अत्यंत छोटे, लहरदार तथा प्रत्यास्थता लिए हुए होते हैं। यानी कि प्रत्यास्थता का गुण इसमें पाया जाता है। अब प्रत्यास्थता क्या है? प्रतिस्पंदता क्या है? तो ये आप सभी ने जब टेक्सटाइल स्टार्ट की थी, तब वहाँ पर आपने टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी देखा था। अगर आपको लग रहा है कि ये जो आप अभी पढ़ रहे हैं, आपको इसमें कुछ चीज़ें नहीं आ रही हैं, समझ में नहीं आ रही हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपके पास टाइम अभी बहुत है। आप जाइए, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है और वहाँ पर हर एक चीज़ आपको सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा, ठीक? तो हम थोड़ा-सा समझ लेते हैं प्रत्यास्थता और प्रतिस्पंदता। प्रत्यास्थता वो है, जैसे जैसे आप जो अपने बालों में गेटिस लगाती हैं, रिबन जो लगाती हैं छोटा-सा, जब आप इसको खींच कर अपने बालों में लगाती हैं और जब बाद में निकाल कर रखती हैं, तो आकृति में वही रहता है ना? यानी कि उन्हीं रेशों में प्रत्यास्थता का मतलब ये होता है कि जब आप किसी वस्तु को खींचते हैं और उसे छोड़ देते हैं, वो पुनः अपनी आकृति में आ जाता है, तो वही आपका प्रत्यास्थता कहलाता है। प्रतिस्पंदता या प्रत्यास्थता, यानी कि आपने खींचा, छोड़ा, आकृति में आया। प्रतिस्पंदता क्या है? तो जैसे मान लीजिए आपके पास कंबल है, कंबल को आपने फ़ोल्ड कर लिया और उसकी तह बना ली एक, और फिर आपने उसको दाब दिया, अपने हाथ से दाब दिया या किसी भी चीज़ से दाब दिया और बिल्कुल आपका दोनों हाथ, एक आप ज़मीन पर लग गया, यानी कि पूरी तरह से दब गया, लेकिन जब आपने छोड़ा तो वो वापस ऊपर आ गया। तो यही आपका कहलाता है प्रतिस्पंदता, ठीक? उम्मीद है कि प्रतिस्पंदता और प्रत्यास्थता दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं और आपको समझ में आई होंगी। हम बात कर रहे थे ऊनी की, तो ऊन के रेशे बहुत छोटे, लहरदार, प्रत्यास्थता लिए हुए होते हैं। बढ़िया किस्म के मेरिनो जाति के भेड़ से प्राप्त ऊन की जो लंबाई होती है, वो 1 से लेकर 3 इंच के बीच में होती है। इसके रेशे में लहर पाए जाते हैं। अच्छा, आपने देखा था ना कि मेरिनो जाति का ऊन सबसे अच्छा होता है, या कह सकते हैं उच्च क्वालिटी का होता है। हमने इसे प्रथम श्रेणी में रखा था। जबकि जो हम दुनिया का सबसे महँगा कोट मिंक कोट बनाते हैं, ये सबसे महँगा इसको कहते हैं।
ऐसा नहीं है कि जो हमारा मेरिनो है कि अगर सबसे उच्च कह सकते हैं कि सबसे उच्च श्रेणी में इसको रखते हैं, लेकिन फिर भी जो कोट हम सबसे अच्छा मानते हैं, सबसे महँगा कोट है, दुनिया का सबसे महँगा कोट मिंक कोट है, वो किससे बनता है? वैक्यूना से बनता है। अच्छा ये सब छोड़िए, हम बात कर रहे थे किसकी ऊन की, तो आप मुझे एक बात बताइए कि एक कोई ऐसा भेड़ है कि बकरी है कि क्या है? ऊँट है, क्या है? मुझे नहीं पता, आपका काम है बताना। उससे जो बने वस्त्र होते हैं, वो आपको गर्मी में ठंडक और ठंडी में गर्माहट प्रदान करने का कार्य करते हैं। यानी कि मौसम के अनुकूल उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो चेंज होती रहती हैं। उनके गुणों में परिवर्तन होता है। एक ही वस्त्र यानी कि एक ही जानवर का बना वस्त्र जो है, वो आपको गर्मी में ठंडक और ठंडी में गर्माहट प्रदान करने का कार्य करता है। आपको उस जानवर का नाम बताना है, क्या वो भेड़ मतलब ये नहीं बताना है कि वो भेड़ है कि ऊँट है कि बकरी है। आपको उसका नाम बताना है, ठीक? ये काम है आपके लिए। अगर आपने ऊन का चैप्टर पढ़ा है तो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और हाँ, ये जो क्वेश्चन मैं आपको इन टॉपिक से पूछ रही हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आपको पता है कि जो पिछली बार बने थे क्वेश्चन, 4 या 5 क्वेश्चन आपके सिर्फ़ ऊन के चैप्टर से आए थे। तो ध्यान रखिएगा कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक? हम बात कर लें अब रेयॉन की। आपने ऊन देख लिया, अब हम ज़रा-सी बात कर लेते हैं रेयॉन की। रेयॉन की लंबाई और व्यास इच्छानुसार नियंत्रित किया जाता है, कम या अधिक किया जाता है। तो इसकी लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रखते हैं या हमें जिस हिसाब से वस्त्र बनाना होता है, हम उसके अनुसार रखते हैं। हमें इसमें कुछ लंबाई इसकी ऐसे जैसे 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर ऐसे याद करने की आवश्यकता नहीं है। सेम यही चीज़ आपके नायलॉन में भी होता है क्योंकि ये भी आपकी कृत्रिम विधि से ही बनाई जाती है। तो जो आपको लंबाई ध्यान रखनी है, वो आपके प्राकृतिक जगत के जो रेशे हैं, उनके बारे में ध्यान रखना है, ठीक? तो ये आपने 2 परीक्षण के बारे में आज देखा। पहला कि आप बाह्य आकृति को देखकर बताएँगे और दूसरा आपने लंबाई के बारे में समझा, ठीक? तो आप इनको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बार-बार कह रही हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं आ रहे हैं, तो आपको फिर से आवश्यकता है पढ़ने की। क्योंकि आपको पता है कि चाहे आपके प्रिंटिंग के, डाई के चैप्टर हों या आपके वूल के चैप्टर हों, यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार अच्छी खासी मात्रा में पूछे गए थे। अगर हम डाई और प्रिंटिंग की बात करें, तो शायद पिछली बार अगर टीजीटी, पीजीटी को मिलाया जाए तो तकरीबन 10 क्वेश्चन ऐसे लगभग यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन बने थे। और अगर हम सीधे सिर्फ़ और सिर्फ़ वूल से बात करें और इसी आपके टीजीटी की बात करें तो लगभग 4 क्वेश्चन लगभग बने थे। तो ये टॉपिक आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है आप समझ सकते हैं। तो अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है चीज़ों को, तो मैं आपसे फिर से कह रही हूँ अभी भी आपके पास बहुत समय है। ये 3 महीने का समय कम नहीं होता है, बहुत समय होता है, आप मेहनत करिए, जो-जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उन्हें नोट डाउन करते हुए चलिए, आपके लिए ही अच्छा होगा, मेरे लिए नहीं अच्छा होगा। बस आपको अगर क्लास अच्छी लगी, अगर समझ में आती है तो आप लाइक कर दिया कीजिए, चैनल पर अगर नए हों तो सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, साथ ही साथ जो कमेंट किया जाता है, मतलब जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसे आप कमेंट कर दिया कीजिए। बस मुझे और क्या चाहिए? और कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। मुझे भी आपके लिए कुछ करने की इच्छा होती है। मुझे लगता है हाँ, ये आपके बिंदु आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, आपको करवाने चाहिए। जैसे ये जो आप चीज़ें अभी पढ़ रहे हैं ना, ये आपने पहले भी पढ़ रखा है। जब आप कह रहे थे ना कि आपने अभी परीक्षण नहीं करवाया है, रेसों का परीक्षण नहीं करवाया है, तो बस मैंने इसीलिए इस टॉपिक को छोड़ रखा था क्योंकि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ये बताइए कि जब आपने रेशम पढ़ा था या जब आपने लिनन पढ़ा था, जब आपने कॉटन पढ़ा था, तो क्या आपने इन विशेषताओं के बारे में नहीं पढ़ा था
कि अम्ल पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है, क्षार पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है, जलने पर कैसी गंध देते हैं, इनकी प्रत्यास्थता क्या है, क्या इनमें प्रतिस्कंदता पाया जाता है, क्या इनमें सिकुड़ने का गुण होता है, क्या ये प्रतिरोध है सिकुड़ने के, क्या इसमें कीट लगते हैं, क्या इसमें फफूंद लगते हैं, इनकी जो बाह्य आकृति है वो कैसी दिखाई देती है, अनुप्रस्थ काट कैसा दिखाई देता है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी है ना? तो बस वही चीज़ें हम एक-एक करके पढ़ रहे हैं। हाँ, इसीलिए हमने नहीं पढ़ा था इसको, क्योंकि हम एक बार पढ़ चुके थे और हमारा बाकी और भी पॉइंट हमारे बच गए थे, जिनको हमने नहीं पढ़ा था। जैसे जैसे आपको हमने टाँके उस टाइम पे नहीं करवाए थे, क्योंकि जो हमारे इम्पोर्टेंट टाँके थे, जैसे कि जो हमारे कढ़ाई में प्रयुक्त होते हैं, हमने उनको कढ़ाई के दौरान ही पढ़ लिया था। तो कुछ जैसे हमारे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, हमने उनको अपनी क्लास में पहले ही कवर अप कर लिया था। अब हमारे पास टाइम है, हम इनको अलग से अच्छे से पढ़ रहे हैं। अब ऐसे में आपका पूरा रिवीजन हो जा रहा है, तो आपके लिए भी अच्छा है। और जो बिंदु यहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा है, लग रहा है कि हाँ, हमें इसे वापस पढ़ना चाहिए, तो आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बनी है और जाकर वहाँ पर सारी क्लासेस वापस ले सकते हैं। ठीक? तो आज के लिए बस हम अपने इन्हीं 2 परीक्षण को रखेंगे। मैं आपको फिर से बोल देती हूँ कि ये परीक्षण का जो टॉपिक है, हमारा 2-3 दिन तक चलेगा, क्योंकि हम इसको आराम-आराम से एक-एक करके पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमें सारे रेशों की सारी विशेषताएँ एक बार फिर से पढ़नी है, ठीक? तो आज के लिए हम यही इतना रखेंगे। अगर आपको इच्छा हो तो जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं उनके जवाब ज़रूर दे दीजिएगा, ठीक? अगर नहीं आ रहे हैं तो एक बार जाकर आप क्लास ज़रूर देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।